राज सक्सेना क्या कह रहा है देखा ना जरा। सर मैंने सुना है कि आप मेंस में जिन लोग 200/200 आए उनको ऑडी देंगे। ऑडी क्यों दूंगा भाई मैं? इतनी छोटी बात कर रहे हो तुम। मैं उनको हवाई जहाज दूंगा, बंगला नाम कराऊंगा उनके, और जिला भी एक नाम कराऊंगा, और कम से कम 20-25 ऑडी दूंगा। है भाई, एसएससी थोड़ा ना निकाले हो तुम लोग। तुम लोग तो अमेरिका के प्रेसिडेंट का एग्जाम क्लियर करे हो, ऑडी चाहिए हैं? सुना ऑडी कितने की आती है? हालत खराब हो जाएगी ऑडी लेने और देने में। एसएससी की नौकरी लग जाओगे तो भी बहुत साल वेट करना पड़ेगा ऑडी लेने के लिए, वो भी तब जब ऊपर की कमाई भी चालू रखोगे। हाँ, हल्के में ले रहे हो ऑडी को। चलो इधर देखो, हमने क्या पढ़ रहे हैं हम लोग तुम दो मुझे देना है तो मैं तुम्हें इतने सस्ते में, बल्कि फ्री में ही कहूंगा, मैं तो इतना सारा ज्ञान दे रहा हूं, तुमने क्या दिया है? केवल मेरा खून चूसा है। अच्छा, सबके कमेंट देख रहा हूं अच्छा मुकेश भाई, चलिए एडवांस मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा हमने खत्म किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने खत्म किया है। सबसे पहले आप एक बार बताइए कि आप लोग अलजेब्रा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने जो भी पढ़ा, क्या आप लोग सेटिस्फाई हो? और आपने अगर प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व किए होंगे, मैं प्रीवियस ईयर के सवालों से मेरा मतलब होता है प्री के सवाल हो गए, मेंस के सवाल हो गए, सीडीएस के सवाल हो गए, आप इन सवालों को सॉल्व कर पा रहे हो? क्वेश्चंस हो 90% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर के? अच्छा राम राम भाई, बहुत मेहनत की आपने। मेरी मेहनत को तुम क्या जानो भाई, बहुत मेहनत है, मजा आ रहा है। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए मेरे दोस्त, तो मैं आपसे आगे बढ़े फिर हम। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री ज्यामिति। ठीक है भाई, ज्योमेट्री ज्यामिति। अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो यह टॉपिक भी बहुत लंबा चलेगा। क्यों लंबा चलेगा? क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। देखिए आप लोग ज्यादातर जो आप स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो CHSL, CGL प्री, CPO, ये पेपर तो हर कोई स्टूडेंट देता ही देता है। ठीक है भैया, 25 सवाल प्री के पेपर में आते हैं, CGL प्री हो चाहे CHSL। 25 में से 3 से 4 सवाल ज्योमेट्री के रहते हैं। अगर आपने अभी CHSL दिया होगा, प्री दिया होगा, तो 25 में से 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? यस। अगर आप सीपीओ का पेपर देंगे तो सीपीओ के पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चंस में 4 से 6 सवाल आपके ज्योमेट्री से देखने को मिलते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेंस का पेपर दोगे, बैंकिंग के पेपर में तो आता ही नहीं है ये, अगर आप सीजीएल मेंस का एग्जाम दोगे तो भाई उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 11 से 15 सवाल तक आपके ज्योमेट्री से होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? अगर आप सीडीएस का पेपर दोगे, सीडीएस के पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, और इन 100 सवालों में से 25 से 30 सवाल ज्योमेट्री के होते हैं। बैंकिंग के पेपर में ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं आता है, हालांकि अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है। रेलवे, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी के पेपर हैं, इनमें किस चैप्टर के कितने सवाल आएंगे, किस लेवल के आएंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है दोस्त। इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि 5-5, 6-6 साल में पेपर होता है। अब 2021 में पेपर होने वाला है, अगले साल जो पेपर होगा 2024-25 में होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तब तक हर 2 साल में कंपटीशन का माहौल बहुत चेंज हो जाता है, काफी फर्क आ जाता है पैटर्न में, इस वजह से वेटेज फिक्स नहीं होता। लेकिन आप मान के चलो कि रेलवे में जिसमें जो सवाल आते हैं या स्टेट एग्जाम में, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड। इनमें लॉजिकल सवाल आते हैं जिनमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन इनमें जो रेलवे के हो गए, जीडी का पेपर हो गया है ना दोस्त, एमटीएस का पेपर हो गया, इनमें डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड सवाल आते हैं। लेकिन हर एग्जाम में 2-3 सवाल, 2-3 सवाल, 2-3 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इस पे आपकी लगभग 35 से 40 क्लास के आसपास होंगी ज्योमेट्री में। तो पेशेंस बना के रखना है। जो बच्चा पेशेंस बना के रखेगा और पूरा पढ़ता रहेगा शुरू से एंड तक बिना सवाल जवाब किए, उसी को समझ में आएगा। एक बार आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं सनी पांडे, चलो अच्छा आगे बात करें।
देखिए मुझे पता है कि कुछ बच्चे ज्योमेट्री नहीं पहले अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं, तो ये इस बैच में पहले आपको एडवांस मैथ ही कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्लीट लाइव बैच है, मतलब एडवांस अर्थमेटिक डाटा इंटरप्रिटेशन होगा सब कुछ, लेकिन पहले हम एडवांस पढ़ेंगे। अगर आपको जल्दी है, आपको अर्थमेटिक पहले करना है भाई, या आपके किसी दोस्त को केवल अर्थमेटिक करना है, सही है, तो आज ही के दिन कैरियर लैब पर वीओडी लाइव बैच अवेलेबल है। जैसे आप एप्लीकेशन पे जाएंगे लाइव क्लासेस के अंदर, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा वीओडी, वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। तो उसमें अभी हमने जो भी लेटेस्ट टॉपिक पढ़ाए हैं, जो भी लेटेस्ट टॉपिक चैप्टर खत्म हुआ है अर्थमेटिक के, उन सब की एक साथ कंप्लीट वीडियोस, मतलब पूरा सिलेबस आपको वीडियोस रिकॉर्डिंग फॉर्म में एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है ना। समझ में आया? बिना फीस के? हाँ, फीस बिना फीस ही है भाई। अब यार इतनी कोई फीस थोड़ी ना होती है भाई। ठीक है ना। नहीं, प्रवीण कथेट नंबर सिस्टम बेटा। आगे चले क्या हम? आपकी शीट को 5 से 6 बार, बेटे हमारी शीट को 5 से 6 बार नहीं बनाना है। ये मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, दिमाग तेज है, तो एक ही बार बनाना है। थोड़े कमजोर विद्यार्थी हो तो 2 बार बना लो, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद शीटों को बिल्कुल साइड कर दो, वीडियोज को बिल्कुल साइड कर दो, बिल्कुल नहीं देखना, केवल रिवीजन पर्पज से देखना है। उसके बाद पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के हर एक एग्जाम के क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और उन पीडीएफ को सॉल्व करो। अपनी मोटी बुद्धि में ये बात क्यों नहीं घुसाते हो? प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल के हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सवाल आपको सॉल्व करने हैं, पीडीएफ उसकी डाउनलोड कर लो। सॉल्व करने खुद से, ना किसी बुक से देखना, ना मैं उनका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि जो भी सवाल हैं वो सारे कंसेप्ट, सारी थ्योरीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बिना आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला, और होना भी नहीं चाहिए। और अगर होने वाला भी है, उसको बिना करे तो रुक जाना चाहिए। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। 2 रुपया की भी जॉब नहीं लगेगी। कुछ एक सवाल में दिक्कत आती होगी प्रीवियस ईयर को, उनको छोड़ दो है भाई, 1-2 सवाल को, ठीक है। बाकी आप 95%, 98% क्वेश्चंस कर पाएंगे। अरे तुम्हारी समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम मेरी बात को सीरियसली लेते हो नहीं? यस साईनाथ रेड्डी, इट इज। तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, तुमने मुझे इतना परेशान किया है ना। चलो, काश मैं भी तुम्हें परेशान कर पाता, मेरे हाथ में भी तो नहीं आते हो तुम। चलो, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने सारे टॉपिक्स यहां पे लिख दिए हैं, और इसमें लगभग 15 के आसपास शीट्स आएंगी। ज्योमेट्री में 15 शीट होंगी, ठीक है। 600 के आसपास मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा पूरे टॉपिक से। चलिए, पहले हम लोग ट्राइंगल डिस्कस करेंगे, त्रिभुज। ट्राइंगल ज्योमेट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ट्राइंगल, लाइन एंड एंगल्स पढ़ेंगे, रेखा एवं कोण, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। साइन रूल एंड कोसाइन रूल पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। ट्राइंगल की सीवियन क्या होती है वो पढ़ेंगे। सिमिलरिटी, अब यहां से जो है ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, इससे पेपर में इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। यहां से इंपॉर्टेंट सेक्शन शुरू हो रहा है, ये वाला 6ठे नंबर से। सिमिलरिटी, ट्राइंगल की सिमिलरिटी, सिमिलरिटी का मतलब समरूपता, सिमिलरिटी मतलब समरूपता। उसके बाद थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम इस पे खूब सारे। उसके बाद ट्राइंगल के सेंटर्स पढ़ेंगे। सेंटर मतलब त्रिभुज के बहुत सारे केंद्र होते हैं, त्रिभुज के बहुत सारे केंद्र। सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, ये पढ़ेंगे। सेंट्रॉइड, केंद्रक, नाम सुना होगा आपने, केंद्रक पढ़ेंगे, ठीक है। क्या इसमें कोई परेशानी? उसके बाद अब हम एक एक ट्राइंगल को स्पेशल खास लेके पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम आगे आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्राइंगल, सारे ट्राइंगल में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्त, पेपर में समकोण त्रिभुज से पूछे जाते हैं, तो इसको हम विशेषकर पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल पे आ जाएंगे। ट्राइंगल पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। चतुर्भुज में हम लोग क्या क्या देखेंगे? चतुर्भुज में हम लोग पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, रोम्बस, सम चतुर्भुज पढ़ेंगे, स्क्वायर, वर्ग पढ़ेंगे, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे,
त्रिभुज। उसके बाद वृत्त पे आ जाते हैं हम लोग, सर्कल पे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने। वृत्त पूरी ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, मतलब अगर सपोज ज्योमेट्री का पेपर में 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 3 से 4 सवाल अकेला सर्कल से रहेगा। प्री में अगर ज्योमेट्री में 3 से 4 सवाल आ रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन उसमें 100% सर्कल से रहेगा। तो सर्कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पूरी ज्योमेट्री में। सर्कल पे हम 3-4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कल में कौन से रिलेटेड सवाल, ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू एंगल इनसाइड दी, ट्रायंगल नहीं, यहां पे एंगल इनसाइड दी सर्कल। सर्कल में कौन से रिलेटेड, एंगल निकालने से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो पढ़ेंगे। सीकेंट लाइन, छेदक रेखा, कॉर्ड मतलब सर्कल की जीवा, सही है। टेंजेंट लाइन मतलब सर्कल की स्पर्श रेखा, ये पढ़ेंगे। बच्चा कह रहा है पहले सर्कल ही पढ़ाएं। देखिए ये सब चीजें छोड़ के सीधा सर्कल पे कूद जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ेगा बेटा, एक सीक्वेंस में पढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है कंप्लीट सिलेबस है। आपको अंदाजा लग गया होगा कि काफी बड़ा है, भारी भरकम चीजें हैं। पॉलीगन नहीं पढ़ाएंगे क्या रुपेश कुमार? हम पॉलीगन पढ़ाते हैं 2D मेंसुरेशन में। ज्योमेट्री और 2D मेंसुरेशन एक ही चीज होती है। मैं आपको पॉलीगन, बहुभुज या समबहुभुज 2D मेंसुरेशन में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। हमने जिम्मेदारी ली है, औरों की तरह गोली देने का काम नहीं करते हैं। पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, नोट्स आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं अलजेब्रा के भी हैंड रिटन नोट्स अपलोड करवा रहा हूं। अलजेब्रा के हैंड रिटन नोट्स मिले आपको जिसमें फॉर्मुलेस वगैरह लिखे हुए हैं। बोलते तो हो नहीं यार तुम लोग कुछ। है भाई, एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स मैं अपलोड करवा दे रहा हूं, ठीक है भाई। कोई परेशानी? चलिए स्टार्ट करते हैं अब ज्यामिति। बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी हालत खराब है भैया, कुछ नहीं जानते हो। अच्छा, जो यूपी बोर्ड से बंदे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 9th क्लास में एक अलग से बुक आती थी ज्योमेट्री की, इतनी पतली, इतनी मतलब मोटी है। 9th-10th में खूब शुरू हो जाती है और वो पूरी पढ़नी होती थी है। सीबीएसई बोर्ड में भी अच्छी खासी होती थी, पर आपने पढ़ा नहीं है। कितने बच्चे ऐसे जो ईमानदारी से पढ़ के आए हैं 9th-10th में? क्योंकि अगर वो पढ़ के आए तो आज वो मजे लेंगे, और जो मौज उड़ा के आए हैं वो आज दुख झेलेंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि सभी बच्चों को समझ में आए, पेशेंस और धैर्य बना के रखाना है, ठीक है। बढ़िया बालक हो। चलिए सबसे पहले ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज ज्योमेट्री, क्या होता है ज्यामिति, ठीक है। बोलो। ज्योमेट्री के फादर थे यूक्लिड। उन्होंने एक बुक लिखी थी बहुत पहले, कई हजार साल पहले उन्होंने किताब लिखी थी, और उन्हें ज्योमेट्री पे थ्योरम्स, फिगर को ऑब्जर्व करना शुरू किया था। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, लाइंस, पॉइंट, इन सारी चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ज्योमेट्री एक ऐसी मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम फिगर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। यहां पे हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। जबकि मेंसुरेशन क्या होती है, वहां हम फिगर की प्रॉपर्टी नहीं देखते। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति। वहां हम किसी भी जो फिगर की, हम उसके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करते हैं, उसके साइज के, उसके शेप के बारे में बात करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ज्योमेट्री में हम क्या बात करते हैं, उस फिगर की प्रॉपर्टी, उसकी क्या विशेषताएं, उस फिगर में खास क्या है, ये बात करते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स। जबकि मेंसुरेशन में हम क्या करते हैं, किसी फिगर की साइज, उसकी शेप, उसके क्षेत्रफल, उसके आयतन के बारे में नापते हैं। ये फर्क है, दोनों में फर्क समझ में आया। चलिए सबसे आसान और सबसे सिंपल ज्योमेट्री फिगर आप बताइए क्या है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए पॉइंट। पॉइंट, पॉइंट हिंदी में कहते हैं बिंदु,
पॉइंट, हिंदी में कहते हैं बिंदु, ठीक है। बताइए दोस्तों पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, हाँ पॉइंट क्या होता है? बिंदु क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज ए सर्कल, पॉइंट इज ए सर्कल विद जीरो रेडियस। पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसकी रेडियस ही नहीं है। बात समझे? पॉइंट एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, ठीक है। ये सब कभी पेपर में पूछ ही नहीं जाएंगी, ना इनको लिखने की जरूरत है आपको अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। बात समझ में आई? तो लेकिन आपको एक बार समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। पॉइंट जो है एक ऐसी फिगर है जिसकी ना तो लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है। जैसे मैंने आपके सामने ऐसे बना दिया एक डॉट, मैं आपसे बोलता हूं इसकी लंबाई, आप कहोगे नहीं, इसकी चौड़ाई नहीं, इसकी ऊंचाई नहीं, तो ये क्या है? एक पॉइंट है। पॉइंट की कोई शेप नहीं होती, पॉइंट की कोई शेप नहीं होती, हम नहीं बता सकते क्या है, ठीक है। या डायमेंशनलेस फिगर है, इसकी कोई डायमेंशन, ना तो इसकी आप लंबाई नाप सकते हो, ना इसकी चौड़ाई माप सकते हो, ना इसकी मोटाई नाप सकते हो। तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग डायमेंशन, हिंदी में कहते हैं हम इन्हें विमाएं। तो पॉइंट जो है एक डायमेंशनलेस फिगर है, पॉइंट जो है एक डायमेंशनलेस फिगर है। पॉइंट एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो होती है, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो। रेडियस का मतलब त्रिज्या। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोई प्लेन लेते हैं, प्लेन समझते हो? ऐसे सपाट, समतल, समतल। जैसे मेरा ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड है सस्ता सा, तो आप ध्यान से देखिए ये प्लेन बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बना है। ये सब क्या है? ये सब क्या? इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं। ये बात समझ में आई? आप कहोगे हाँ जी सर। तो एक जगह केवल, जैसे मैंने ये पॉइंट बना दिया, तो अब यहां पे कोई दूसरा पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट एक जगह हो गया, तो इसने ये जगह घेर ली, ठीक है भाई। इस पॉइंट की लोकेशन यहां पे फिक्स हो गई, दूसरा पॉइंट इसके ऊपर नहीं होगा, वो कहीं और होगा, इसके आजू बाजू में होगा। मतलब हर पॉइंट की अपनी एक फिक्स लोकेशन होती है। ईच पॉइंट हैज ए यूनिक लोकेशन, each point has a unique location। यूनिक का मतलब अलग, जैसे हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान में कुछ भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ अलग होता है, लेकिन कमीने सब हैं, ठीक है। ऑल मैन आर कमीना। तो वैसे ही हर पॉइंट की अपनी एक यूनिक लोकेशन होती है। बेटे हिंदी में तो बता रहा हूं कन्हैया कुमार, हिंदी में लिखूंगा नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं ना हिंदी में हर बात। पॉइंट एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या जीरो होती है, मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो। पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई विमान नहीं होती, क्योंकि ना हम इसकी लंबाई नाप सकते, ना चौड़ाई, ना मोटाई। लेकिन प्रत्येक बिंदु की एक अपने आप में डिस्टिंग्विश यूनिक लोकेशन होती है, यूनिक लोकेशन होती है। जैसे ये आपको प्लेन दिख रहा है, बिल्कुल एक प्लेन है, इस प्लेन में ये पॉइंट बन गया, तो इसकी लोकेशन फिक्स है कि भाई यहां पे एक पॉइंट है। समझ में आया? आप कहोगे यस सर हमें समझ में आया है। अब ध्यान से समझिएगा, पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं। पॉइंट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने यहां पे ये प्लेन है, इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट है, मैंने इस वाले को पकड़ लिया, तो ये वाले बाबूजी दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे। वो नाम भी हमारी इंग्लिश के अल्फाबेट जो है, लेटर जो है, उसमें कैपिटल में लिखना ए। तो हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट, ये बिंदु क्या है? ए। इसका नाम क्या है? ए। तो हम इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। चंगी क्या होता है? रेडियस क्या होता है बच्चे? सर्कल, सर्कल के सेंटर से परिधि की दूरी रेडियस होती है, त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है। तुमने है प्रकार होता है ना वो कंपास, ऐसे भर के और ऐसे घुमा देते थे, गोला बन जाता बढ़िया सा, तो उसकी ये त्रिज्या होती थी। क्या जानो यार तुम, ठीक है। इसमें यूनिक ए आएगा ना। अरे भावनाओं पे ध्यान दो। चलो, तो पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से जो है डिनोट करते हैं। समझ में आया पॉइंट? किसी को कोई डाउट तो नहीं? लाइन, लाइन। अगला हेडिंग समझिए आप लोग, लाइन। लाइन हिंदी में कहते हैं हम रेखा।
बताइए दोस्त, लाइन क्या होती है? पॉइंट समझ आया? व्हाट इज ए लाइन? लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल आकृति, एक ऐसी ज्यामितीय आकृति जिसकी केवल और केवल लंबाई होती है। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ एंड ए फिक्स्ड डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है। लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन इज ए कलेक्शन, गोलू, ऑफ पॉइंट having only length in a fixed direction, तो लाइन जो है दोस्तों, लाइन क्या है? वन डायमेंशन फिगर है। लाइन डायमेंशन, देखो डायमेंशन आप समझते हो, विमाएं। आप अगर ब्रह्मांड में चले जाओ तो आपको तीन चीजें दिखाई देंगी। मुझे लंबाई दिख रही है, मुझे चौड़ाई दिख रही है, मुझे मोटाई दिख रही है। लेकिन चौथी डायमेंशन टाइम होती है, समय। पांचवी डायमेंशन ग्रेविटी होती है भाई। ऐसे भगवान की अद्भुत माया है। तो लाइन की केवल एक ही डायरेक्शन हो, तो वन डायमेंशन है फिगर, क्योंकि इसकी केवल लंबाई है, ना तो इसकी चौड़ाई है ना इसकी मोटाई है। हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान समझिएगा। फिक्स्ड डायरेक्शन तो रे का होता है, बिल्कुल भैया, रे और अर्जुन कुमार लाइन दोनों का होता है। लाइन बहुत सारे बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है, लाइन बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा समुच्चय है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, सेट ऑफ पॉइंट्स बोलो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, सेट ऑफ पॉइंट। लाइन जो है बहुत सारे बिंदुओं का ऐसा समुच्चय है जिसकी केवल लेंथ होती है, केवल लंबाई होती है, एक निश्चित दिशा में केवल लंबाई होती है, और लाइन वन डायमेंशन फिगर है। ठीक है ना? अब जैसे मैंने पॉइंट बनाया, ये एक पॉइंट है, इसकी फिक्स लोकेशन है, इसके आगे एक और पॉइंट बनाओ, इसके आगे, जस्ट इसके आगे, जस्ट इसके आगे, आगे आगे आगे, ऐसे पॉइंट बनाते चले जाओ। ये पॉइंट जो है मैंने ऐसे बनाते चला गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अगर ये बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो क्या तैयार हो जाएगी? लाइन तैयार हो जाएगी। एक्चुअली इस लाइन पे अनंत पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, अनंत। एक लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। मैंने ये पॉइंट बनाया, फिर उसके आगे एक और बनाया, फिर उसके आगे एक और, फिर उसके आगे एक और, फिर उसके आगे एक और, फिर उसके आगे एक और इस तरीके से बनाता जाऊंगा। और मैं इन सारे पॉइंट्सों को मिला दूं इस तरीके से, तो क्या बन जाएगी? लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन की केवल लंबाई है, चौड़ाई नापोगे 0, मोटाई भी नहीं है इसकी, तो ये लाइन है। ठीक है भाई? और इसके डायरेक्शन फिक्स हो गई। लाइन कभी मुड़ती नहीं है। अगर लाइन ऐसे चल रही तो ऐसे ही चलती रहेगी, समझे कि नहीं? ऐसा नहीं कि लाइन ऐसे मुड़ जाएगी, नहीं, ये लाइन नहीं है, फिर ये तो झुकाव हो गया, इसको कौन बोल देंगे? लाइन फिक्स्ड होती है मेरे प्यारे भाई। ठीक है? कहीं मुड़ती नहीं है, दिस इज वन डायमेंशन। ठीक है? तो जैसे ये हो गई आपकी लाइन। लाइन का ना तो कोई एंड पॉइंट होता है, ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। लाइन का ना तो कोई एंड पॉइंट है, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है। हमें पता नहीं कि लाइन कहां पे जाके खत्म होगी, ना ही ये पता है कहां से शुरू हो रही है। ये लाइन हमने बना दी, आगे तक अनंत तक चलती चली जाएगी, इसका कोई अंत नहीं। ये पीछे कहां से शुरू होकर आ रही है, इसका भी कोई अंत नहीं। तो ये होती है आपकी लाइन, वन डायमेंशन फिगर। बात समझ में आया? क्लियर है? समझ में? लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है? ये हो गया। अब बताइए लाइन को डिनोट किससे करते हैं? लाइन को हमेशा दो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे मैंने ये है, इसको दो तरीके लाइन को लिखने के, मैंने इसको नाम दे दिया इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ले लो। देखिए लाइन खींचने के लिए आप एक बात बताइए, लाइन खींचने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 डिफरेंट पॉइंट चाहिए। एक लाइन आप तभी खींच सकते हो जब मिनिमम 2 पॉइंट हो। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर आपके पास 2 अलग अलग पॉइंट हैं तो आप उनको मिला दीजिए तो ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। एक सिंगल पॉइंट से लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती, कि एक सिंगल पॉइंट से तो करोड़ों लाइन जाएंगी। तो एक पर्टिकुलर लाइन खींचने के लिए आपको मिनिमम 2 डिफरेंट पॉइंट चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ, मैंने माना कि इस लाइन पर 2 पॉइंट है, इस लाइन पर कहीं कोई 2 पॉइंट की लोकेशन आपको पता है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम इस लाइन को कह देते हैं दिस इज लाइन ए बी। क्या नाम दे देंगे हम इसको? ए बी। कैपिटल लेटर्स में रहेगा ए बी। क्या है ये? ए बी। क्लियर है? कैपिटल लेटर से। हाँ, हमने इसको स्पेशल नाम देना चाह रहे हैं, हमें इससे कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो हम फिर इसको ये कह देते हैं लाइन स्मॉल एल।
है ना, एक ही लेटर से जम जाएंगे, एक ही लेटर से डिनोट करेंगे, पर वो लेटर कैसा रहेगा, स्मॉल में रहेगा, लाइन स्मॉल एल। ठीक है भाई, लाइन एल, लाइन एल ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन एल के ऊपर आपको ऐसे लगाना होगा दोनों तरफ साइड तीर। ये तीर क्या दर्शाता है, उधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है। जैसे मेरे प्यारे भाई ये एक लाइन है, एक लाइन मैंने इसका नाम एम दे दिया, एम। तो लाइन को बताने के लिए कि ये लाइन है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दोनों साइड तीर बनाना पड़ेगा। तो आप तुरंत समझ जाएंगे एक रेखा है जो दोनों साइड जा रही है, उसका नाम एम है। ठीक है भाई, कोई परेशानी? तो लाइन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो स्मॉल लेटर लिख दो और उसके ऊपर लाइन का सिंबल बना दो, या फिर दो कैपिटल लेटर से लिखिए। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो एक लाइन खींचने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। आगे चलें? अच्छा ध्यान सुनिएगा, समझ में आया ये? ओके नेक्स्ट। अब मेरे प्यारे भाई मैंने आपके सामने एक लाइन बनाई, मैंने आप लोगों के सामने एक लाइन बनाई। हाँ सनी पांडे, लाइन बनाई। इस लाइन पे तो अनंत पॉइंट होंगे। लाइन की ना लंबाई लाइन की ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है ना एंड पॉइंट। सपोज इस लाइन पर 2 पॉइंट ए और बी हैं, सपोज इस लाइन पर 2 डिफरेंट पॉइंट ए और बी हैं। तो अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं ए बी, मैं इस वाले हिस्से की बात करूं ए बी, तो ये ए बी जो है एक फिक्स लेंथ है। ए बी लाइन की लेंथ तो अनंत होती है, रेखा की लंबाई अनंत होती है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो ए बी है ये तो फिक्स लेंथ है, जो लाइन ए बी पर है। तो हम इस ए बी को बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोल देते हैं हम इसको? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में कहते हैं हम इसे रेखाखंड। ये जो ए बी है ना, ये जो है, ये ए बी जो है, ये जो ए बी है, ए से बी तक, ये क्या है? ये एक रेखाखंड है, लाइन का एक टुकड़ा है, इसलिए हम इसे लाइन सेगमेंट कह देते हैं। व्हाट इज दिस? लाइन सेगमेंट। क्या है ये? लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लेकिन सेगमेंट लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, सेगमेंट बहुत बड़ा वर्ड है। तो हमने ये सोचा कि बार बार सेगमेंट लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको शॉर्ट में जनरल भाषा में लाइन ए बी ही कहेंगे। आगे आप जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ोगे है ये लाइन सेगमेंट, लेकिन ना सवाल में लिखा हुआ आएगा, ना एग्जाम्पर बोलेगा, एग्जामिनर ना हम बोलेंगे, हम इसे लाइन ए बी ही बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रे। हिंदी में कहेंगे किरण। ओके समझ में आया? अच्छा, रे जो होती है किरण, रे भी सेट ऑफ पॉइंट्स है, रे भी सेट ऑफ पॉइंट्स ही होती है मेरे प्यारे भाई। रे भी सेट ऑफ पॉइंट होती है जिसका एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये पॉइंट ए है, ये फिक्स है, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये जो है ये आपकी रे होगी, मतलब इसकी एक सिंगल डायरेक्शन होती है। बात समझ में आई? इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, एंड पता नहीं कहां पे होगा, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। रे जो है वो भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स है, एंड पॉइंट पता नहीं कहां पे होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? रे बोल देते हैं, हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एनी एंड। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है, आगे चलते हैं। एंगल। एंगल हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे कोण। कोण, कोण। बताइए दोस्तों एंगल क्या होता है? व्हाट इज एंगल? दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन बिटवीन, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। हिंदी में लिख लीजिए, दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है ना? स्लोप, स्लोप, हाँ स्लोप कह सकते हैं। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कह सकते हैं, या दो रेज या दो किरण के बीच झुकाव को आप क्या कह सकते हैं? कोण कह सकते हैं। मैंने दो लाइंस बनाई दोस्तों, या दो किरण का, ये एक ही बात होगी। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पे मिल रही है पॉइंट ए ओ पे। सही है? ठीक है ना? यहां पे मिल रही है। आपको लाइन समझ नहीं आएगा, आप रेज कर लीजिए। चलो रेज कर लिया, चलो
ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपके सामने दो किरण दिखाई दे रही हैं, एक किरण हो गई आपकी OA और दूसरी किरण हो गई आपकी OB। ये दोनों किरण का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। तो इन दोनों किरण के बीच ये झुकाव है, इनके बीच ये झुकाव है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये क्लियर है, बात समझ में आई? कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो इसी झुकाव को क्या बोल देते हैं हम लोग? एंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंगल। एंगल को हमेशा ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं। थीटा, अल्फा, बीटा, ये सब क्या है? ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक देश में ढूंढे गए हैं, उन्होंने इजाद किए। हमेशा एंगल्स को इन ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं, या फिर हम डिनोट करते हैं एंगल को AOB इस तरीके से। अगर मैं इस एंगल को नाम देता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो एंगल AOB बराबर क्या रहेगा? थीटा। ग्रीक लेटर में बोलेंगे तो थीटा से काम चल जाएगा। अगर हम पूरा लिखना चाहते हैं, देखो कहां पे एंगल बन रहा है? O पे, तो AOB, तो आप तुरंत समझ जाएंगे AOB। ठीक है, थीटा। दो तरीके हैं एंगल को लिखने के। बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए, ये झुकाव कम या ज्यादा, ये झुकाव नापना पड़ता है। इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल। मैंने आपको बता भी दिया, समझा भी दिया, आप ध्यान से समझिएगा। दो रेखाओं के बीच एंगल जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे यहां एंगल ये है, अब मैं ऐसे बना दूं मेरे प्यारे भाई, ये ज्यादा हो गया, झुकाव बढ़ गया। मैं ऐसे बना दूं, झुकाव और ज्यादा हो गया। मैं ऐसे बना दूं, झुकाव और ज्यादा हो गया। तो हमें कुछ ना कुछ नापने का एक तरीका बनाना होगा। हमें इस झुकाव को नापने का एक तरीका सोचना होगा। जैसे हमने लंबाई को नापने का तरीका बना रखा है मीटर, वजन को नापने का तरीका बना रखा है किलोग्राम। ऐसे ही दो रेखाओं के बीच झुकाव कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो हम बताएंगे तो ऐसे थोड़ा ना बताएंगे इतना झुकाव है दो लाइन के बीच में, इतना इतना, ऐसे करके नहीं बताएंगे। हमको नापने का एक तरीका सोचना पड़ेगा, और वही तरीका आदमी ने सोचा, डिग्री। क्या सोचा है? डिग्री। डिग्री या फिर रेडियन, डिग्री बोलो चाहे रेडियन बोलो, ठीक है, लेकिन डिग्री ज्यादा यूज किया जाता है। हालांकि डिग्री को अब यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कर दिया गया है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने एक फिक्स रे लेता हूं, ये किरण है, ध्यान सुनिएगा। ये पॉइंट हो गया O और ये पॉइंट हो गया दोस्तों E। ये O है, ये A है। ठीक है बेटे, देवेंद्र कुमार, चाहे AOB बोलो चाहे BOA बोलो, बात तो एक ही है। देवेंद्र कुमार का डाउट बड़ा भयानक है। इस डाउट पे अगर काम कर लिया जाए तो मिसाइल बन सकती है। चाहे एंगल AOB बोलो, अबे चाहे A से O पे जाके B पे पहुंच जाओ, चाहे B से O पे आके A पे पहुंच जाओ, बात एक ही है, थीटा सेम ही है, झुकाव सेम ही है। हे भगवान, इतना भी नहीं पढ़ के आए हो तो यार तुम क्या करके आए हो? हद है तुम पे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने ये रे ली, ध्यान सुनिएगा। अब अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, चलने का मतलब समझते हैं? चलने का मतलब जैसे मैं इतना चला, इतना चलने का मतलब ये एंगल बन जाएगा। मैं थोड़ा और आगे चला, चलने का मतलब फिर ये एंगल बन जाएगा, इतना एंगल बन जाएगा, ये इतना। मैं थोड़ा और आगे चला तो ये एंगल अब इतना बड़ा बन जाएगा, इतना बड़े साइज का, झुकाव इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे चलने का मतलब समझ पाए, डायरेक्शन। ओके, अब मैं इधर बनाता हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई, ये मेरी एक फिक्स रे है, एक किरण है, ये हो गया O और ये हो गया A। अगर मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, घड़ी की एंटी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में मैंने चलना शुरू किया, चलते 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 वापस मैं यहीं पे आ गया, तो हमने नाम दे दिया कि ये जो पूरा चक्कर है ना, ये जो पूरा एक कंप्लीट राउंड है, ये जो हमने कंप्लीट राउंड बनाया है, कंप्लीट राउंड, हमने इसको अपनी मर्जी से आदमी नाम दिया, किसी ने आके कान में नहीं बताया। ये कंप्लीट राउंड हमने नाम दे दिया इसको 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री। कंप्लीट राउंड कितना है? ये 360 डिग्री है। ये कितना है? कंप्लीट राउंड 360 डिग्री है। क्लियर है? सब कुछ समझ में आया? तो अगर मैं इसके 4 बराबर टुकड़े कर दूं, 4 बराबर टुकड़े कैसे होंगे कि 4 बराबर टुकड़े होंगे ऐसे। अब 360 डिग्री के 4 बराबर टुकड़े तो करने सभी को आता है, तो इसके 4 बराबर टुकड़े हो जाएंगे। तो ये हर बराबर टुकड़ा ये कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 90 90 डिग्री के हो जाएंगे। सही है? बात समझ में आई? क्यों 360 होता है? शिवम चौबे, 1 किलो का वजन इतना ही क्यों माना? इतना क्यों नहीं माना? 1 मीटर लंबाई इतनी ही क्यों मानी? इतनी क्यों नहीं मानी? इन बातों को कोई जवाब, आदमी को शुरुआत करनी तो कहीं ना कहीं से तो करेंगे, है भाई? आदमी को शुरुआत करने तो कहीं ना कहीं, हो सकता है कि जिस आदमी ने बोला वो कह देता 400 डिग्री, तो 400 पे मानते। थोड़ा दिमाग कम लगाओ, है नहीं तुम्हारे पास। आगे चलते, अगर मैं 90 डिग्री का कोण पकड़ लेता हूं, अगर मैं 90 डिग्री का एंगल पकड़ लूं,
बेटा आज मैं तुम्हें जितना बेसिक और स्लो बता रहा हूं ना, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वैसे वैसे भूत बना दूंगा तुम्हारा, तो ढंग से पढ़ लो सीरियस होके। ये अगर मैं 90 डिग्री का ये टुकड़ा पकड़ लो, ये टुकड़ा कितने का है दोस्त? ये 90 डिग्री का है। कितने का है ये? 90 डिग्री का है। अगर मैं इसके 90 बराबर हिस्से कर दूं, एक हिस्सा हो गया, ये 2 हो गए, अब ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, समझ में आया कि नहीं? 4 हो गए, ये 5। इस तरीके में इसके 90 बराबर हिस्से कर दूं तो हर हिस्सा कितने का होगा? हर हिस्सा हो जाएगा 1 डिग्री का। ईच हिस्सा विल बी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो एक स्टैंडर्ड घुमाव आ गया। ये हो गया एक स्टैंडर्ड घुमाव आ गया कि भाई मैंने 1 डिग्री की लंबाई निकाली कि 1 डिग्री जो घुमाव होता है वो इतना होता है। मतलब सपोज 1 डिग्री घुमाव इतना होता है, तो ये पूरी दुनिया ने माना कि हाँ अगर कोई आदमी यहां से यहां तक कितना चलता है, 2 रेखाओं के बीच इतना झुकाव होता है, तो 1 डिग्री का है। थोड़ा आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये 2 डिग्री आ जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे 3 डिग्री का आ जाएगा। ये दुनिया ने मानी। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, आपको समझ में आया? तो ये जितने डिग्री आप घूमेंगे 1 2 3 4 5, उसी के हिसाब से इसकी जो मेजरमेंट है वो नापी जाएगी। अब एक बात और समझना है दोस्तों, एक बात और समझना है सभी को। अगर आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ढंग से समझिएगा। जब भी हम किसी एंगल की बारे में बात करते हैं ना, तो अगर आप गौर से देखो तो एक एंगल नहीं बच्चे, 2 एंगल बनते हैं। जैसे ये ए ओ बी, मैं आपसे कहूं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का क्या मतलब है बच्चों? एंगल ए ओ बी का क्या मतलब है? एंगल ए ओ बी का मतलब है ए से होके ओ पे जाना है, फिर ओ से बी पे जाना है, ए से ओ पे जाना है, फिर बी पे जाना है। यही तो मतलब है एंगल ए ओ बी का मतलब। तो आप बताइए ए ओ बी कहां है? बताओ बच्चे, ए ओ बी कहां है? ए ओ बी यहां है, ये थीटा है, यही है। क्या है? थीटा, यही है। लेकिन आप जरा ये बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर कोई आदमी ऐसे कहे ए से ओ पे गया, फिर ओ से घूम के बी पे गया, तो ये भी तो एंगल ए ओ बी है। आप अगर घूर के देखो भैया मेरे प्यारे भाई, यहां से यहां पे जाने का, यहां से यहां पे जाने का रास्ता क्या है? यहां से यहां पे जाने का रास्ता ये है, ऐसे। लेकिन आदमी कहता है नहीं, ये इस एंगल पे, आदमी कहता मैं तो ऐसे जाऊंगा नहीं, मैं तो मुंह इधर करके जाऊंगा। ये भी तो एंगल ए ओ बी है। क्या ये ए ओ बी एंगल नहीं है? बोलो। अगर मैं आपके सामने एंगल ऐसे बनाता हूं, सपोज थोड़ा चेंज करते, एंगल ऐसे बनाते हैं, ए ओ बी। मैं आपसे पूछता हूं बताओ एंगल ए ओ बी कहां है? तो आप कहोगे सर यहां है। तो मैं कहूंगा बेटा इसके साथ क्यों भेदभाव, ये भी तो एंगल ए ओ बी है। तो आप घबरा जाओगे, घबरा जाओगे ना बेटे। अगर ये थीटा है, अगर ये रेड वाला थीटा है, तो ब्लू वाला 360 माइनस थीटा होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा, और ये दूसरा होगा 360 माइनस थीटा। ये होगा कि नहीं? अगर दोस्तों ये आप इसको ए ओ बी थीटा मानते हो, तो मेरे प्यारे भाई ये 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो आप कहोगे हाँ। ये बात तुम्हें समझ में आता है? क्वेश्चन को छोड़ो, पहले समझ लो अर्चना सिंह क्या होता है। तो आपसे मैं पूछूंगा एंगल एओबी बताओ, तो आप क्या बताओगे? देखो ये भी एंगल बच्चों एओबी है, ये वाला भी एंगल एओबी है, लेकिन इन दोनों एंगल में से एक 180 से बड़ा होगा, एक 180 से छोटा होगा। इनमें से ये एंगल 180 से बड़ा है, ये 180 डिग्री से छोटा है। तो आप हमेशा आंसर 180 डिग्री से छोटे वाला बताओगे। नहीं भगवान नाम, ये भाई है कौन नहीं है बच्चे, आप ऑलवेज अपना आंसर 180 डिग्री से छोटा वाला बताओगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं दोस्त, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो है तुम्हारा POQ है, POQ, POQ, और ये एंगल 230 डिग्री है, ये एंगल 230 डिग्री है। तो मैं आपसे कहूं POQ क्या होगा? POQ, तो आप कहोगे सर 230। बेटा POQ 230 नहीं है। अगर ये 230 है तो ये एंगल कितना होगा? 130। तो हमेशा एक ही वर्टेक्स पे, एक ही वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स O पे 2 एंगल बनते हैं। तो आपको जो आंसर बताना होता है वो आंसर उन दोनों में से 180 से छोटे वाला। जाहिर सी बात है कि 180 से छोटा बनेगा, दूसरा बड़ा बनेगा। तो आंसर आप 230 ना बता के क्या बताओगे बच्चे? POQ का आंसर एंगल 130 डिग्री, 130 डिग्री। ये है। समझ में आया कि नहीं समझ आया? चलिए, ये बहुत बेसिक सी बात थी, आधे लोगों को ये पता ही नहीं थी। ये एक्सटीरियर नहीं है कि एक्सटीरियर का कंसेप्ट समझने लगो। यहां तक समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं अब। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सब लोग हेडिंग क्या डालेंगे? अब एंगल मैंने आपको पढ़ा दिया, ये हो गया। ठीक है, यस। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंगल।
टाइप्स ऑफ एंगल, सब लोग अपनी हेडिंग में डालिए टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। यस, पहला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब, एक्यूट एंगल का मतलब मैंने आपके सामने एंगल बनाया ये थीटा, तो आप कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। एंगल के साइज के हिसाब से हमने नाम दे दिए, जैसे आदमी को साइज के हिसाब से नाम दे दिए, पतला, मोटा, गेंडा, भैंसा, वैसे ही एंगल के नाम दे दिए हमने। तो अगर कोई एंगल 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में है तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं। दूसरा हम देखेंगे राइट एंगल समकोण। समकोण क्या, अगर किसी एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। अरे पता समझ में आया कि नहीं समझ आया तुम्हें? ठीक है भाई, राइट एंगल। अच्छा देखिए मेरे दोस्त, यहां से एक बात और समझना, अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं, मैं आपके सामने दो लाइन बनाता हूं। एक लाइन दोस्तों ये होगी ए बी, एक लाइन दोस्तों ये होगी ए बी। अगर कोई लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती है, 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, और दूसरी लाइन हो गई इस तरीके से, ये पी क्यू, पी क्यू। तो ये दोनों लाइन स्पेशल लाइन है इस तरीके से कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे मिलती हैं। कहां पे मिल रही हैं, 90 डिग्री के कोण पे मिल रही हैं। तो अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये होता है प्रतिच्छेद करना, मिलना, प्रेम करना। तो अगर 90 डिग्री के एंगल पे मिलती हैं तो हम उन लाइनों को परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ए बी एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर लाइंस, हिंदी में कहते हैं लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। राइट एंगल बनाती हैं लंबवत रेखाएं, हिंदी में क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और इसको लिखने का तरीका, हमने आदमी को इतनी लंबी लाइन ना लिखनी पड़े, उसको लिखने का शॉर्ट तरीका ढूंढ लिया। ये ए बी है और ये पी क्यू है। हमको ये बताना है कि 90 डिग्री के एंगल पे काट रही हैं, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर का साइन बना दो इस तरीके से, ए बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू। जहां भी ऐसा लिखा हो मिले आप तुरंत समझ जाइएगा कि ए बी और पी क्यू 90 डिग्री के कोण पर मिल रही हैं। सबको समझ में आ गया? चलिए, तो एक्यूट एंगल 0 से बड़ा, 90 से छोटा, और राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री। ठीक है, ओके। ये बताइए ऑब्टूस एंगल क्या होता है? ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल जैसे मैंने आपके सामने बनाया ये वाला कोण दोस्तों, ये कोण मेरे प्यारे भाई ये थीटा है। अगर कोई कोण, ये आप कोण देखिए 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 से छोटा है। ये कोण, अगर कोई कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 के बीच में लाई करता है, 90 से 180 के बीच में, 110, 115, 140, 150, 151, ये सारे कैसे एंगल हैं? इनको हम ऑब्टूस एंगल या फिर अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़े बट 180 से छोटे। ओके, नंबर 4 पे आते हैं स्ट्रेट और लाइन एंगल। स्ट्रेट और लाइन एंगल, सीधा कोण या रेखा कोण भी कहते हैं इसे, सीधा कोण या रेखा कोण, बिल्कुल 92 डिग्री भी। राज सरोज, आप ये बात जानते हैं कि ऐसे आप पूरा चक्कर घूमेगा 360 डिग्री घूम लिए, पर आधा ही चक्कर घूमेगा। आधा चक्कर घूमने का मतलब केवल यहां से यहां तक आधा ही घूमे, तो ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है दोस्तों, ये होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। और स्ट्रेट और लाइन एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। कोई आदमी यहां से शुरू और ऐसे कंप्लीट ये घूमा आधा चक्कर, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये ए हो, ये ओ है, ये बी है, तो एंगल ए ओ बी जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ए ओ बी 180 डिग्री। नहीं किसान पटेल ये पूरक नहीं है। सबको समझ में आता है बच्चे? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगली हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब वृत्त कोण। सर जी एंगल नेगेटिव नहीं होते क्या? अमनेश तुम्हें नेगेटिव कर दूंगा मैं। नेगेटिव नहीं होते क्या? लंबाई नेगेटिव में नापी है क्या कभी तुमने? हैं, सड़क के बाहर की रोड नेगेटिव में है। मोदी जी ने -5 किलोमीटर की रोड बनाई है, सुना है कभी? हैं, वजन सुना है तुम्हारा? -2 किलो वजन है। अबे थोड़ा लॉजिकली बात सोचा करो बेवकूफो, भूत बना दूंगा। डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव होता है, क्वांटिटी नहीं होती। ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मतलब आप ये देखिए यहां से ये ए ओ बी, कौन से की बात कर रहा हूं एंगल? मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, जिसको इज्जत नहीं देते, इस एंगल के बारे में बात कर रहा हूं। ये एंगल अल्फा,
ये एंगल अल्फा एक ऐसा एंगल है जो कि 180 डिग्री से भी बड़ा है। 180 डिग्री से और 360 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेंगे, 180 से 360 के बीच में जो भी एंगल बनेंगे वो सब कैसे होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे, वृत्त कोण होंगे। वृत्त कोण है भी, जैसे ये हो गया, आप यहां से चले और घूमते घूमते यहां तक आए, तो ये आपने एंगल बनाया, ये एंगल बनाया आपने 310 डिग्री का, सपोज, तो ये 310 डिग्री का एंगल बनाया आपने, इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या है ये? रिफ्लेक्स एंगल। लेकिन और ये सपोज ए ओ बी ऐसे है, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ एंगल ए ओ बी क्या होगा? ए ओ बी, तो आप 310 मत बताने लगना, एंगल ए ओ बी तो आप ये बताओगे 180 से छोटा वाला 50। ए ओ बी की लंबाई क्या बताओगे? 50। अब 360 करना है राज सरोज, 70 नहीं आएगा, समझे? ठीक है। कंप्लीट एंगल या फिर बोलते हैं संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल का मतलब पूरा चक्कर मार देना, यहां से चलना शुरू के ये पूरी छलांग मार दी और एक राउंड पूरा कर लिया, तो कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण 360 डिग्री। 360 डिग्री, ठीक है, समझ में 360 डिग्री भाई, क्लियर है? चलिए, तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी थ्योरी समझाई, एंगल्स, लाइन, पॉइंट, रे, नापना, सब आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है दोस्त, आगे की बात करें क्या? हम आगे की बात करें, हैं? ओके, चलिए, इसके आगे की अगर हम बात करें तो हम क्या बात करेंगे? सभी लोग हेडिंग डालेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। देखिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये लाइन एक हो गई ए बी, ये बढ़िया लाइन है ए बी, ठीक, और दूसरी लाइन आपकी ये हो गई इस तरीके से सी डी। तो ये दोनों लाइन ए बी और सी डी बड़ी चालाक हैं, ये एक दूसरे को यहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, पॉइंट ओ नाम दे दिया मैंने ओ। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पे आमने सामने के एंगल बन रहे हैं, तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं मेरे प्यारे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे। मतलब जो एओडी की लंबाई होगी, एओडी की लंबाई, वही जो एओडी की मेजरमेंट होगी वही सीओडी की होगी, कोण सीओडी। इसी प्रकार से जो कोण बीओडी की लंबाई होगी, बीओडी, वही आपकी मेजरमेंट होगी सी एओसी की। आमने सामने के एंगल हमेशा बराबर होते हैं और इन्हीं आमने सामने के एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कोण थीटा है दोस्तों, अगर ये कोण थीटा है, तो बच्चों बताइए ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? जल्दी बताओ। अगर ये कोण थीटा है तो ये कितना होगा? अच्छा, इतना बढ़िया पढ़ा लेते आयुष मिश्रा, बी आई ट्यूशन पढ़ाते हो आयुष भाई, वेरी गुड। ये ए बी एक सीधी रेखा है दोस्तों, ए बी एक सीधी रेखा है, उस पे ये लाइन बनी हुई है, ये कोण थीटा है, तो ये तो स्ट्रेट एंगल 180 होना चाहिए, तो ये कितना बचा? ये आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा हुआ कि नहीं? 180 माइनस थीटा, अभी भी 90 माइनस थीटा बता रहे हैं, शर्म तो आती नहीं है तुम्हें। 180 डिग्री माइनस थीटा, बोलो हाँ, आप बोलोगे यस सर, नो। आप बात करो सीडी, सीडी एक स्ट्रेट एंगल है, सीडी एक सीधा, सीडी एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है सीडी, सीडी, और ये है दोस्तों बीओ। सीडी एक सीधी रेखा है, पूरा 180 बनना चाहिए, 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा, थीटा, थीटा होगा कि नहीं? बोलो, आया कि नहीं? यानी कि ये थीटा, तो उसके सामने वाला कोण भी कितना निकल के आया? थीटा। ए ओ बी एक सीधी लाइन है, थीटा है, तो ये कितना होगा दोस्त? ये होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि ये 180 माइनस थीटा है दोनों। तो क्या आमने सामने कोण बराबर नहीं आए? आमने सामने के ये थीटा है तो ये भी थीटा, आमने सामने के ये दोनों कोण और आमने सामने के दोनों कोण बराबर होते हैं ऑलवेज, और इन्हीं को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबको समझ आया? शीर्षाभिमुख कोण। अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, क्या हेडिंग डालेंगे? अच्छा,
कॉन्जुगेट फॉन्जुगेट नहीं, कुछ नहीं। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे बाह्य कोण, बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। एक्सटीरियर एंगल्स हिंदी में क्या कहेंगे दोस्त, इसे हम बाह्य कोण, क्रस, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल्स, बाह्य कोण। दोस्त अगर मैं आपके सामने एक एंगल बनाता हूं, मैंने आपके सामने एक एंगल बनाया, ध्यान से समझिएगा, एक एंगल बनाया, ये समझिएगा, एंगल ए ओ बी, ये एंगल बनाया और हमने इसे सुंदर नाम भी दिया थीटा। तो ये कोण ए ओ बी है, थीटा हम केवल इसको निहारेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, हम केवल इसको निहारेंगे, ए ओ बी थीटा। अबे समांतर रेखा कहां से आ गई, अभी दिमाग मत लगाओ ज्यादा, एक्सटीरियर एंगल पढ़ो, बाह्य कोण आपको दिखा, यस। नाउ ये एंगल दिख रहा है थीटा, इसी के बारे में सोचना है, ए से ओ पे गए, बी पे गए, बी से ओ पे गए, ए पे, बीच में थीटा बन रहा है। तो लाइन OA और OB के बीच झुकाव से थीटा बन रहा है। या अगर आप इन दोनों लाइन में से किसी एक लाइन को आगे बढ़ा लो, अगर आप इन दोनों लाइनों में से किसी एक लाइन को आगे बढ़ा लो, जैसे ये OB है, OB को अगर मैं आगे बढ़ा लेता हूं तो आप बताइए, सेम इसी वर्टेक्स पे ये एंगल बन जाएगा, सेम इसी वर्टेक्स पे ये एंगल बन जाएगा AOC, AOC बन जाएगा। तो ये जो एंगल AOC बना है, AOC, यही एक्सटीरियर एंगल होता है, इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ, इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ AOB। समझे, हर कोण के साथ एक्सटीरियर होता है। आपने हर कोण के साथ कैसा भी कोण बनाओ, छुटका मुटका, उसकी एक लाइन को आगे बढ़ा दो, एक्सटीरियर बनेगा, ये इसका एक्सटीरियर हो गया। आप कैसा भी कोण बनाओ, है भी, मैंने ये वाला कोण बनाया, हर कोण के साथ एक्सटीरियर जुड़ा होता है, इसकी इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ये जो एंगल बना है ब्लू ब्लू, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर हो जाएगा, है भैया। आप कोई भी कोण बनाओ आगे, है भाई, ठीक है दोस्त, ये तो बना ही दिया हमने, ये बना लेते हैं, ये दिखा है, दिखा, आप इसको आगे बढ़ाओ, ये एक्सटीरियर हो जाएगा ये वाला। तो हर एंगल के साथ उसका एक्सटीरियर जुड़ा हुआ होता है, समझे कि नहीं समझे। तो हम बात कर रहे थे इस एंगल AOB के बारे में, ये एंगल था मेरा AOB, ठीक है, और ये एंगल थीटा, थीटा बहुत सब हम इसी में खुश थे, पर आप किसी भी लाइन को आगे बढ़ा दो तो ये बन जाता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। हर लाइन के साथ उसका एक्सटीरियर जुड़ा हुआ होता है, मतलब अगर ये थीटा है तो एक्सटीरियर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा ज्यादा। अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें, सपोज मैं ये कहता हूं कि एंगल AOB ये है, AOB ये है एंगल AOB अल्फा, तो इसका एक्सटीरियर कैसे होगा। तो आप किसी भी लाइन को आगे बढ़ाओ, AO को आगे बढ़ाओगे तो देखो ये बनेगा एक्सटीरियर, ये बनेगा एक्सटीरियर 180 माइनस अल्फा। मतलब एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, 180 में से घटा दीजिए, 180 में से घटा दीजिए, एक्सटीरियर आ जाता है उस एंगल का। किसी भी एंगल का एक्सटीरियर कैसे निकलेगा, 180 में से घटा दो। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एंगल के दो दो एक्सटीरियर एंगल होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। जैसे मैं सेम एंगल के बारे में बात करूं, मैं सेम एंगल देखता हूं, ध्यान सुनिएगा, ये क्या, ये AOB, ये एंगल है थीटा, हम इसी में खुश हैं। अगर मैं लाइन OB को आगे बढ़ा रहा हूं BO को, तो एक्सटीरियर एंगल बन गया ये AOC। लेकिन हमारा मन करता है कि हम AO को आगे बढ़ाएं, इस लाइन को आगे बढ़ाएं दोस्तों, इस लाइन को, तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा फिर ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। और इसको मैंने सपोज यहां नाम देता हूं कि आपने D तक बढ़ाया, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप एक्सटीरियर कैसे भी बना सकते हो, या तो BO को बढ़ा लो या AO को बढ़ा लो, एक्सटीरियर दोनों से बन जाएगा। तो एंगल AOC बोल लो, है भी, या आप क्या बोल लो, एंगल BOD बोलो, एंगल BOD एक ही बात है। वो एंगल AOB के एक्सटीरियर एंगल है, दोनों बराबर बराबर होंगे। एंगल की दो चौंच होती है, किसी भी चौंच को आगे आप बढ़ा के एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो, चाहे AO को चाहे BO को। समझ में आया, कोई डिफरेंस नहीं, कोई फर्क नहीं, ठीक है, क्लियर है। एक्सटीरियर एंगल और रिफ्लेक्स एंगल में डिफरेंस बता रहे बेवकूफ, क्या, रिफ्लेक्स एंगल केवल एंगल की मेजरमेंट होती है भाई, एक्सटीरियर एंगल किसी दूसरे एंगल का एक्सटीरियर होता है। जिसको ना समझ में आए वो भैया कुछ नहीं कर सकता, आगे देखते हैं।
सब लोग हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। सब लोग हिंदी में लिख लेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। हिंदी में क्या लिखेंगे? आंतरिक कोण समद्विभाजक, आंतरिक कोण समद्विभाजक, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक। मैं आपके सामने एक एंगल बनाता हूं इस तरीके से, ये एंगल हो गया ए ओ बी। इसी एंगल के बारे में बात करें, जो कुछ है यही है, इसी का इंटीरियर निकलेगा, इसी का एक्सटीरियर, इसी का बाइसेक्टर, इसी को आगे इसी को बढ़ाना, सब कुछ इसी से होगा, सब कुछ यही है। एक्सटीरियर नाम की कोई चीज नहीं होती जब तक एक एंगल ना बताया जाए। एंगल एक्सटीरियर भी किसी दूसरे ही एंगल का बनता है। आप एक बात बताइए, ये है एओबी, ठीक है। तो बाइसेक्टर का मतलब होता है हिंदी में समद्विभाजक। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजक का मतलब होता है टुकड़े, यानी कि भाग करना, विभाजित करना। तो ये एक एंगल एओबी है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, एओबी। मैंने माना कि एंगल एओबी जो है 2 थीटा है, माना कि ये जो एंगल है दोस्तों ये 2 थीटा है। क्या है ये? 2 थीटा है। क्या है ये? 2 थीटा है। बात समझ गए? ठीक है। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इसी एंगल के अंदर, बाहर नहीं। बाहर ड्रॉ कर दोगे तो बाह्य एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। इसी एंगल एओबी, यही एंगल एओबी है जो ब्लैक ब्लैक बना है। एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इस एंगल के 2 बराबर टुकड़े कर दे, बराबर हिस्सों में बांट दे। तो हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी अपनी मर्जी से ओपी, जो इस एंगल के 2 बराबर टुकड़े कर रही है। बराबर टुकड़े करने का मतलब ये तो कंप्लीट एंगल था, ये तो कंप्लीट एंगल एओबी था। मैंने कितना माना है उसको? 2 थीटा, ठीक है। और ये लाइन जो इसके 2 बराबर टुकड़े कर रही, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा आया नापने पे। तो ये जो लाइन जो होगी, इसी लाइन ओपी को, इसी लाइन ओपी को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, आंतरिक कोण समद्विभाजक ऑफ एंगल एओबी। कोण एओबी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। बात समझ में आई? कोण एओबी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। सही? क्या इसमें कोई परेशानी? आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपके सामने लिखूं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ये क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हिंदी में लिखेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक, हिंदी में लिखेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हिंदी में बाह्य कोण समद्विभाजक। मैं आपके सामने एक एंगल बनाया, हो गया ए ओ बी, ये एंगल बनाया मैंने आपके सामने, कोण एओबी, ठीक है, कोण एओबी। यही एंगल है, जो कुछ है सब कुछ यही है, जो कुछ है यही है, थीटा। चलिए ये मैंने एंगल बनाया, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना मेरे प्यारे भाई, सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत इसमें कोई परेशानी नहीं। तो ये एंगल एओबी है, इसका एक्सटीरियर क्या होगा? इस एंगल एओबी के एक्सटीरियर का बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। ये कोण एओबी है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? आप ओबी को आगे बढ़ा दीजिए, मैंने ओबी को आगे बढ़ा दिया, सपोज यहां पे बढ़ा दिया सी तक, तो ये बन गया, ये जो एंगल बना दोस्त, ये एंगल एओबी का एक्सटीरियर एंगल है। ये जो एंगल बना है ब्लू ब्लू, ये एओबी का एक्सटीरियर एंगल है। अब आप एक ऐसी लाइन खींचो जो इस एक्सटीरियर एंगल के 2 बराबर टुकड़े कर दे। मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है, ये ओ क्यों, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जो इस एक्सटीरियर के बराबर टुकड़े कर रही है। मतलब सपोज अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है ना। तो ये जो लाइन होगी ओ क्यू, इसी को हम बोल देंगे एक्सटीरियर बाह्य कोण समद्विभाजक ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। ये कोण एओबी के बाह्य कोण का समद्विभाजक है। ये कोण एओबी के बाह्य कोण का समद्विभाजक है। समझ में आया? हां या ना? अच्छा आशीष तुम जानते हो।
क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? यस ममता यादव। तो मैं आपके सामने ये देखिए, ये एंगल एओबी है दोस्त, हम इसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कुछ है यही है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ये कौन है? एओबी। एओबी, और ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो इसके दो बराबर टुकड़े कर रही है, थीटा थीटा, तो ये हो जाएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ये एओबी का एक्सटीरियर है, आपने इसको आगे बढ़ाया तो एओसी क्या बन गया? एक्सटीरियर बन गया एओसी। और ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ की आपने ओ क्यू, जो इसके एक्सटीरियर के दो बराबर टुकड़े कर रही है, अल्फा अल्फा। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? तो ये इंटीरियर एंगल बाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, सही है? तो आप मुझे एक बात बताइए, ये पूरा एंगल तो 180 होगा दोस्त, ये कंप्लीट एंगल तो 180 होगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है, तो कंप्लीट एंगल 180 होगा। तो थीटा थीटा अल्फा अल्फा जब जोड़ेंगे तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा कितना आएगा दोस्तों? 180 डिग्री आएगा। अगर 2 थीटा प्लस 2 अल्फा 180 डिग्री है, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल एओबी का ये इंटीरियर बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर, इनके बीच में कोण क्या बन रहा है? यही तो कोण बन रहा है। मैं इसको तो पूरा बड़ा कर दे रहा हूं, इनके बीच में यही तो कोण बन रहा है, इनके यही तो एंगल थीटा प्लस अल्फा है, इंटीरियर एक्सटर बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच में यही तो कोण बन रहा है दोस्तों, इनके बीच में यही तो कोण बन रहा है। बोलो, ये एंगल एओबी का आंतरिक कोण समद्विभाजक, ये भाई कोण समद्विभाजक, इनके बीच में कोण कितना है? थीटा प्लस अल्फा, और ये है कितना? 90 डिग्री का, 90 डिग्री। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, है भी, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और इसके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री आएगा, ऑलवेज 90 डिग्री। अनन्य आर्यन, एक ही बात है, अगर आप एओसी को देखो तो एओसी का एक्सटीरियर एओबी है। देखो मेरे प्यारे भाई, जैसे मैं कहता हूं, इसका हाँ देखो, मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि जैसे ये एंगल बनाया थीटा थीटा, इसका एक्सटीरियर क्या होगा? अल्फा, ये अल्फा, तो थीटा का एक्सटीरियर अल्फा। इसी तरीके से आप ये भी तो कहोगे अल्फा का एक्सटीरियर थीटा, है भाई, इंटीरियर का एक्सटीरियर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का इंटीरियर इंटीरियर, थीटा का एक्सटीरियर अल्फा और अल्फा का बाह्य कोण थीटा, एक ही बात है। अरे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यहां पे एंगल एओबी का एक्सटीरियर एओसी है, आप ये भी कह सकते हो कि एओसी का एक्सटीरियर एओबी है। तो घुमा फिरा के बात एक ही जगह पहुंचेगी कि ट्रायंगल का एक इंटीरियर और ये एक्सटीरियर का बाइसेक्टर खींचो तो हमेशा 90 डिग्री पे मिलेंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ गया है? ये सारी बातें भी मैंने आपको समझा दी। अब सब लोग हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसे पूरक कोण। पूरक कोण, तो यहां वर्ड लगा है एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ऐसे दो एंगल, यहां पे दो, एक एंगल के बारे में बात नहीं हो रही, दो एंगल के बारे में बात हो रही है। ऐसे दो एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका जिनका सम 90 डिग्री हो, अभी जिनका सम 90 डिग्री हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ऐसे
दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उन्हें हम है, ये कोण अल्फा है, ये कोण थीटा हो गया, ये कोण अल्फा हो गया, दिखा आपको। तो यहां और ये जो है कंप्लीट 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो आप यहां से देखेंगे थीटा प्लस अल्फा क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये दो एंगल थीटा और अल्फा ऐसे हैं जिनका आपस में सम, थीटा अल्फा ऐसे जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो। तो ये जो एंगल होंगे थीटा अल्फा कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बात समझ में आई? ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, वो एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है बताइए? 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 70, 20 70 90 होता है। या फिर 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 20। 70 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 20। मैं आपसे कहूं 53 डिग्री, 53 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 37। 37, 53 का कॉम्प्लीमेंट्री 37, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री 53। ठीक है भाई, वो भी समझाऊंगा प्रवीण कथेट, वो भी समझाऊंगा, अभी थोड़ा सब्र रखो। सबको समझ में आ गया है भाई? क्लियर है भाई? 30 डिग्री, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 60, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 30। 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 30। सही है। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स हिंदी में कहते हैं हम इसे संपूरक कोण। ठीक है, ऐसे दो एंगल्स जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो, लिख लो कॉपी में, ऐसे दो एंगल्स नहीं, सप्लीमेंट्री सा नहीं, सम ऑफ ऐसे दो एंगल्स जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने दो एंगल बनाता हूं, यहां पे ये एंगल मैंने आपके सामने बनाया, ये एंगल है x और ये एंगल है y। अगर आप ध्यान से देखो ये जो एंगल x और एंगल y बनेंगे ये क्या होंगे? इनका सम 180 डिग्री आएगा ऑलवेज। x और y का सम क्या आएगा? 180 डिग्री। मतलब किसी भी एंगल का इंटीरियर और एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर जो होते हैं, जो इंटीरियर और एक्सटीरियर होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये जो एंगल x और y होंगे ये सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं बताइए, मैं आपसे कहता हूं 65 डिग्री, 65 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आप कहोगे 115। सप्लीमेंट्री 65 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 115। 65 का सप्लीमेंट्री 115, 115 का सप्लीमेंट्री 65। मतलब अगर ये 65 है तो 115 होगा। मैं आपसे कहता हूं 100 डिग्री, 100 डिग्री का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 80, 80 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 100। खत्म। आगे चले। नो दोस्तों, अगर मैं यहां पे एंगल्स लिखूं, एंगल, और यहां पे मैं लिखूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, और यहां पे लिखूं मैं उसका सप्लीमेंट्री, तो क्या होगा? जैसे मैंने आपके सामने लिखा यहां पे 55 डिग्री, क्या ले लेते? 58 सपोज। तो 58 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ क्या होगा? दिलीप मीना 90 का सप्लीमेंट्री 90 होगा, 90 90 180। 58 डिग्री, 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 32। 32 सम 90 होना चाहिए, 58 32 90। 58 का सप्लीमेंट्री क्या होगा?
180 सम 180 होना चाहिए 58, 180 में से 58 घटाएंगे 122, 120 डिग्री, 122 डिग्री। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बिल्कुल शिवम पांडे, सनी पांडे बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। तो अगर मैं आपसे कहूं थीटा, मैं आपसे कहूं थीटा, तो थीटा का एंगल थीटा, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा। बोलो बात सही है? थीटा कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर। थीटा का सप्लीमेंट्री क्या होगा? सम 180 होना चाहिए, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ। तो आपको बात पता लग रही है? अगर मैं किसी एंगल थीटा की बात करूं, फॉर एनी एंगल थीटा, फॉर एनी एंगल थीटा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस थीटा। तो सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमेशा 90 डिग्री बड़ा होता है। या 90 माइनस थीटा में 90 ऐड करेंगे, 90 माइनस थीटा में 90 ऐड करेंगे तो ही ना 180 माइनस थीटा आएगा। जैसा हम एक एंगल ले रहे थे 58, 58 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 32, सप्लीमेंट्री होता है 122। तो सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री एक्स्ट्रा आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री एक्स्ट्रा आएगा। किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री उसके कॉम्प्लीमेंट्री से 90 डिग्री ज्यादा होता है। ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक, चलो सो जाओ, बाय।